मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो दूसरा चैप्टर है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि भैया कैसे इम्पोर्टेंट है? ये वो चैप्टर है कि इसमें से 100% एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। पहले तो कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर और हर हाल में आता है। और ये वो चैप्टर है, अगर इसके थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट को समझ लिया जाए तो ये बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं आपको। प्रिय दोस्तों, मैं सुनील दत्त चंबोली जियो मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक में, विश्व जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। आज के इस चैप्टर में हम जिक्र करने वाले हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में। ये पहला पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट के वीडियोस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। मेरा वीडियो एकदम से जल्दी नहीं आता है, उसका देर से आने का वजह ही यही है कि मैं हर एक टॉपिक को छान करके लेकर के आता हूँ, कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई भी जो तथ्य है वो आपके लिए स्टडी की दृष्टि से गलत हो। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो 12th क्लास में हो, चाहे वो बीए की क्लास में या ऑनर्स क्लासेस ज्योग्राफी से कर रहे हों, तो उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ब्रीफ में, संक्षेप में अपनी बात को कह पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो अपने टॉपिक को देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट वो होता है कि जिसमें छोटे छोटे हिस्से में भी बड़े काम की बात हो जाए। तो यही बात इसमें रखी गई है। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें 100% वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम और पढ़ने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अरे यार, आप पबजी देखते हो, इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उनमें भी आप उनकी बजाय इस स्टडी में टाइम लगाइए ना, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। देखिए, सभी के पास में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों को कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई स्टडी में इस्तेमाल करता है और कोई इसको नई चीज सीखने में इस्तेमाल करता है। तो आई होप इन 24 घंटे के पीरियड को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आपकी फ्यूचर की नींव को तैयार करेंगे। तो मेरे इन वीडियोस को आप पूरा देखिए और पूरा देखिए। पढ़ाई में तो सब लोग बोर होते हैं, क्योंकि दुनिया का एकमात्र कठिन काम है, वो है मन से पढ़ना। एवरेस्ट में आप चढ़ सकते हैं, लेकिन मन से पढ़ना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, संसार का सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आई बटन पर मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उनको भी देखें। साथ साथ में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप उनको देखिए और एक बार देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से फिर से देखिए। मुझे उम्मीद है 100% आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं, इसीलिए मैंने उसमें फोकस पॉइंट डाला हुआ है। एक बार आप फोकस को अगर देख लेते हैं तो जो फोकस में आपको याद आता है, फिर आपको पीछे जा करके उस पॉइंट को आप अगर देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। तो फिर से चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि, वितरण। प्रिय छात्रों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत
कक्षा 12 के पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का अध्ययन करेंगे। आज के इस चैप्टर के मुख्य चर्चा बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जनसंख्या का अर्थ एवं परिचय, दूसरा जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, तीसरा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक एवं सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, प्रवास और इसके अलावा अंत में फोकस और टेस्टिंग सैंपल। आज विश्व के जनसंख्या मानचित्र का अध्ययन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या के लोग अपने देश का वास्तविक धन होते हैं और लोग ही वास्तविक संसाधन भी होते हैं। किसी भी देश की पहचान उसके अपने लोगों से होती है। इसीलिए किसी देश के विकास के लिए अच्छे मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन का अर्थ होता है प्रकृति से मिले पदार्थ जो हमारी जरूरत पूरी करते हैं। मानव की जरूरत पूरी करता है, इसलिए मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर जनसंख्या है क्या? भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम उस स्थान की जनसंख्या कहते हैं। जब हम विश्व का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि 50% भूमि के भाग पर 5% लोग रहते हैं और जबकि 5% भूमि के भाग पर 50% लोग रहते हैं। भूमि के कम भाग पर ज्यादा लोग और ज्यादा भाग पर कम लोग रहते हैं। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। चीन की जनसंख्या 127 करोड़ प्रथम स्थान पर और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ द्वितीय स्थान पर है। विश्व में 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक एक्यूमीन एरिया और दूसरा नॉन एक्यूमीन एरिया, अर्थात एक तो बसे हुए क्षेत्र और दूसरा है जनविहीन क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन हम जनसंख्या वितरण के प्रारूप के अंतर्गत करते हैं। अब जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वितरण का अभिप्राय है कि किसी भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, अर्थात किसी स्थान पर लोग कम हैं और किसी स्थान पर लोग ज्यादा हैं, और इस चीज को हम जनसंख्या घनत्व से ही समझते हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी भी स्थान में रह रहे लोगों की संख्या और भूमि के बीच जो अंतर अनुपात होता है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा के अनुसार प्रति इकाई भूमि के क्षेत्र पर रह रहे लोगों की संख्या उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील भी हो सकता है। वर्तमान में विश्व में औसत घनत्व 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किसी भी स्थान के जनसंख्या घनत्व को 2-3 तरीकों से मापा जा सकता है, जिसमें पहला है जनसंख्या का गणितीय घनत्व, जिसे हम अरिथमेटिक और रियल डेंसिटी कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार से निकाला जा सकता है। जब हम किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के भूमि के कुल क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, जो उत्तर आता है वह जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। दूसरा है कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। यह फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी है किसी भी देश की जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि का अनुपात होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि योग्य भूमि और जनसंख्या के संबंध को प्रकट करता है। इसको इस प्रकार से निकाला जाता है। जब हम किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम कायिक घनत्व फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का बसाव अलग अलग है और यह बसाव अलग अलग दशाओं और अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप होता है और इसी के अनुसार हम विश्व को
4 भागों में बांट सकते हैं, जिसे जनसंख्या का प्रारूप कहते हैं। पहला अधिकतम घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम या साधारण घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा कम घनत्व वाले क्षेत्र, चौथा जन विहीन क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अधिकतम घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पर 600 से 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व पाया जाता है, और ऐसे स्थान जहां पर स्वस्थकर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, खनिज पदार्थ उद्योग, व्यावसायिक केंद्र होते हैं, इन स्थानों पर सबसे ज्यादा जन घनत्व पाया जाता है और ये विश्व के घने यानी सघन बसे हुए क्षेत्र माने जाते हैं। इनमें सबसे पहला है दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन, जापान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इसके आसपास के जितने कंट्री हैं, ये सारे सघन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तटीय भाग, पूर्वी अमेरिका, मैरीलैंड और झील क्षेत्रों के आसपास का जो एरिया है वो विश्व के घने बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम जिक्र करते हैं मध्यम या साधारण घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां प्रायः 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तापमान अनुकूल होते हैं, सिंचाई द्वारा जल की आपूर्ति होती है और कृषि का तरीका पुराना होता है। 100 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र मध्यम या साधारण घनत्व के अंतर्गत आते हैं। एशिया में म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, भारत का मध्य भाग और चीन के पश्चिमी भाग तथा यूरोप में पूर्वी यूरोप, स्पेन, बाल्कन क्षेत्र का प्रायद्वीप और अमेरिका में 87 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के जो मध्य के क्षेत्र हैं, मध्य अमेरिका का जो भाग है, वहां पर अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, अल्जीरिया, नाइजीरिया और दक्षिणी अफ्रीका के आसपास, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, ब्राजील का तट आदि में मध्यम और साधारण प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। अब है कम घनत्व वाले क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, पशुचारण, अस्थायी कृषि की जाती है, वन उत्पादों पर जीवन निर्भर होता है और ऐसे स्थानों पर 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। अफ्रीका में सूडान, मेडागास्कर, एशिया में ईरान, इराक, पश्चिमी साइबेरिया, उत्तरी अर्जेंटीना और अमेरिका के जो पर्वतीय भाग हैं, ऐसे स्थानों पर कम घनत्व वाली जनसंख्या पाई जाती है। अगला है जन विहीन क्षेत्र, जिनको हम ऑलमोस्ट एम्प्टी अनइनहैबिटेड एरिया या नॉन एक्यूमीन एरिया कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है, उन्हें जन विहीन क्षेत्रों के अंतर्गत कहा जाता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश और उप ध्रुवीय प्रदेश, जैसे उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का टुंड्रा का भाग यानी रूस का ऊपरी जो भाग है जिसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय भाग सहारा, कालाहारी, थार, मध्य एशिया के उच्च जो पर्वतीय भाग हैं, भारत के उच्च पर्वतीय भाग, नेपाल के उच्च पर्वतीय भाग और चीन के जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, अमेरिका के जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, इसके अलावा मंगोलिया, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आइए इन सभी जनसंख्या के प्रारूपों का अध्ययन अब हम मानचित्र में करते हैं। भारत का जनसंख्या मानचित्र देखने पर हमें पता लगता है कि संसार के कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं और कुछ ऐसे भाग हैं जहां बिल्कुल कम जनसंख्या है। जिन भागों में ज़्यादा जनसंख्या है वो
या तो गहरे काले रंग से दिखाए गए हैं और जिन भागों में कम जनसंख्या है वो डॉटेड लाइन से या हल्के ब्राउन कलर से दिखाए गए हैं। गहरे जनसंख्या वाले जितने हिस्से हैं या सघन जनसंख्या वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो गहरे ब्राउन कलर से दिखाए गए हैं। विश्व के जिन भागों में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या मिलती है वो इस प्रकार से हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का भाग जिसमें भारत, चीन, जापान और हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड, इसके अलावा पूर्वी जो यूरोप का जो भाग है जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका का जो पूर्वी भाग है जो अटलांटिक महासागर के साथ में सटा हुआ है और झील के क्षेत्र वाला जो भाग है, इन जगहों पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। अब दूसरे वो भाग हैं जहां मध्यम आकार की जनसंख्या मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मध्यवर्ती जो भाग है इन क्षेत्रों में, इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप है, ये भाग पूर्वी यूरोप का जो भाग ऊपर का हिस्सा है ये भाग, इसके अलावा पूर्वी यूरोप का जो भाग रूस के साथ में मॉस्को के साथ सटा हुआ है, इस भाग में अफ्रीका का जो मध्यवर्ती भाग है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान और मोरक्को का ये जो भाग है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी जो भाग है, इन स्थानों पर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग ब्राज़ील और ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना का निचले भाग, चिली का हिस्सा और उत्तर अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग 87 डिग्री से लेकर 100 डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है। इन भागों पर जनसंख्या मध्यम आकार की पाई जाती है। अब हम संसार के उन भागों का अध्ययन करते हैं जिनमें विरल जनसंख्या या बिल्कुल कम जनसंख्या पाई जाती है। संसार के वो हिस्से इस प्रकार से हैं। एशिया में साइबेरिया टुंड्रा का ये जो भाग है, ये रूस के ऊपर के ऊपरी जो भाग है जिसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंगोलिया, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग और भारत का थार का मरुस्थल, इसके अलावा अफ्रीका का कालाहारी और सहारा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र जो कनाडा के भाग में पड़ता है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र, इसके अलावा अमेजन घाटी का जो आसपास का क्षेत्र है जहां पर उष्ण कटिबंधीय घने वन पाए जाते हैं, और दक्षिणी अमेरिका का निचला भाग, चिली के निचला भाग और अंटार्कटिका का ये जो भाग है जो आपको ब्राउन कलर से ऊपर के भागों में जो नज़र आ रहे हैं जिनमें सफ़ेद रंग है, ये सारे के सारे जो भाग हैं ऐसे भाग हैं जहां पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है या फिर दो व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या के मानचित्र से पता लगता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। वास्तव में ऐसा क्यों है कि लोग उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनकी परिस्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों को हम कहते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। आइए जनसंख्या के प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला है धरातल। किसी देश में पर्वत, पठार, मैदान जनसंख्या को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। पर्वतीय भागों में समतल भूमि का अभाव होता है, कठोर जलवायु होती है और विकट धरातल होते हैं। कृषि के अभाव, यातायात के साधनों के अभाव के कारण से जनसंख्या कम होती है, विरल होती है। हिमालय पर्वत के क्षेत्र, एंडीज पर्वत के क्षेत्र और रॉकी पर्वत के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं
जो जनसंख्या की दृष्टि से कम बसे हुए हैं। इसके विपरीत जहां मैदानी क्षेत्र होते हैं, कृषि, जल, सिंचाई, यातायात, व्यापार, जीवन निर्वाह के सुविधाओं के कारण से ये जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि आज विश्व की 80% जो जनसंख्या है इन्हीं मैदानी भागों में रहती है। गंगा का मैदान, चीन व वांग हो का मैदान और अमेरिका के झील क्षेत्र इस बात का उदाहरण है। अगला है जलवायु। तापमान और वर्षा जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव डालते हैं। अधिक गर्म तथा अधिक ठंडे प्रदेश बसाव को प्रेरित नहीं करते, इसलिए संसार के उष्ण कटिबंधीय शीत मरुस्थल ध्रुवीय प्रदेश खाली हैं। इसके अलावा सहारा, अंटार्कटिका जैसे प्रदेशों में भी कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि समशीतोष्ण भूमध्य सागरीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में उपयुक्त जलवायु, पर्याप्त वर्षा के कारण अधिक जनसंख्या मिलती है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अक्षांश इसके उदाहरण हैं। अगला कारक है मिट्टी। गहरी उपजाऊ मिट्टी में कृषि उत्पादन अधिक होता है, जिससे अधिक लोगों को भोजन प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए मानसूनी एशिया की नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी होने से चावल का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। यही वजह है कि गंगा, सिंधु, अमेजन हो, वांग हो, यांगटीसिकियांग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भी उपजाऊ मिट्टी के कारण ही नदी घाटियों के किनारे पर बसी थी। अगला है जल उपलब्धता। नदियों का जल मुख्य रूप से पीने, सिंचाई करने, उद्योग धंधों, यातायात, पशुपालन में सहयोगी है। इस कारण संसार के नदी किनारों पर सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद आदि जैसे जो शहर हैं वो सभी नदियों के किनारे पर स्थित हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो जाती है। अगला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार प्रदान करती हैं और कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए पहुंचते हैं, जिससे ऐसे स्थानों पर जनसंख्या सघन हो जाती है। अफ्रीका के कटांगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, जर्मनी का रूहर क्षेत्र और भारत का जो दक्कन का पठार है, इसी वजह से यहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलती है। आर्थिक कारकों में अगला कारक है नगरीयकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधाएं नगर का जीवन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अधिकतर संख्या में नगरों की ओर आकर्षित होते हैं और इससे नगरों की जनसंख्या में इजाफा देखने में मिलता है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें केवल कारखानों के ही श्रमिक नहीं होते, अपितु परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक व अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले भी होते हैं। यही वजह है कि जापान का कोबे, ओसाका, योकोहामा, यूरोप के अधिकतर जो शहर हैं, भारत में गाजियाबाद, मुरादाबाद इस प्रकार के उदाहरण हैं। अगला कारक है धार्मिक एवं सामाजिक कारक। सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास का जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। एशिया के पूर्वी भागों में बहुविवाह प्रणाली, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, धार्मिक कार्यों के लिए संतानोत्पत्ति, परिवार के सभी सदस्यों को पैतृक भूमि रखने,
अन्यत्र जाने पर सामाजिक प्रतिबंध और परंपराएं, धार्मिक गुटबंदी का जो आचरण है, जनसंख्या के घनीभूत होने का प्रेरक है। यही वजह है कि भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऐसे देशों में जनसंख्या इसी कारण से भी बढ़ी है। अगला कारण है राजनीतिक कारण। मानव के आर्थिक जीवन की उन्नति में शासन प्रबंध व राजनीतिक नीतियां भी सहयोग देती हैं। जो क्षेत्र राजनीतिक रूप से अशांत होते हैं, अधिकतर लोग उन स्थानों को छोड़ देते हैं। ईरान, इराक, जम्मू कश्मीर, मंगोलिया इसका उदाहरण है। जबकि सुरक्षा, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, प्रजा की रक्षा वाले जो शासन हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करते हैं और आर्थिक उन्नति को भी प्रेरित करते हैं। रूस के खुले भागों में सुरक्षा की मांग, भारत में जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां पर राजनीतिक सत्ता कमजोर होने की वजह से लोगों की उन्नति में वृद्धि नहीं देखी जाती है। अगला कारक है प्रवास। आवास और प्रवास की नीति जनसंख्या की वृद्धि और कमी को रेगुलेट करती है। ब्रिटेन और जापान में 1821 और 1824 में अमेरिका जाने पर रोग से इन देशों में जनसंख्या काफी हद तक बढ़ी, लेकिन इसके पश्चात चीन और जापान के द्वारा घने बसे हुए लोगों को प्रवास की छूट देने के कारण से प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में, मानचुको और होक्काइडो के आसपास के द्वीपों में जापानी, चीनी जो जनसंख्या है वो काफी हद तक बढ़ी है। रूस, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जनविहीन क्षेत्रों में निशुल्क भूमि देने के कारण से लोगों की जनसंख्या ऐसे स्थानों पर आकृष्ट हुई है। इन बिंदुओं के साथ आइए आज हम शुरू करते हैं फोकस। सबसे पहला, भूमि के निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। दूसरा, वर्तमान विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। तीसरा, विश्व में चीन की जनसंख्या 127 करोड़ सबसे अधिक है। चौथा, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और विश्व में द्वितीय स्थान पर है। पांचवा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। छठा, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है किसी देश की कुल जनसंख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल। सातवां, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आठवां, पूर्वी अमेरिका, पूर्वी चीन, भारत, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या के उदाहरण हैं। नौवां, जनसंख्या घनत्व किसी स्थान की भूमि व जनसंख्या का अनुपात होता है। 10वां, जल, उत्तम जलवायु, मिट्टी, उद्योग, नगरीकरण, खनिज पदार्थ जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके साथ शुरू करते हैं टेस्टिंग सैंपल, जिसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रश्न, जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 4, विश्व की जनसंख्या प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, विश्व की अधिकतम जनसंख्या के 2 राष्ट्र जनसंख्या सहित बताइए। मुझे उम्मीद है आज ये टॉपिक विश्व जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं कहता हूं यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको 2 बारी देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां तक कि बुक्स को पढ़ने में वो आपको ये वीडियो इतना मदद करेगा
कि आपको वो टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने मैप स्टडी भी आपको कराया हुआ है। मैप का अध्ययन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भूगोल इसके बिना पंगु है, भूगोल मैप्स के बिना नहीं चल सकता है। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ट्विटर पर मेरे अकाउंट्स हैं, उन पर भी मैं इन वीडियोस के लिंक आपको देता रहता हूं। और साथ साथ में अलग से मैंने इसके लिए अकाउंट और पेजेस बना रखे हैं। मेरा अपना निजी जो व्यक्तिगत अकाउंट है उस पर भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ अगर कोई कमेंट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जियो मास्टर के ईमेल एड्रेस पर भी ईमेल कर सकते हैं। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का मैं बड़ा इच्छुक हूं क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे बड़ा मनोबल मिलता है और आगे काम करने में बड़ी सहायता मिलती है। अगर इसमें वीडियोस में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तथ्यों के बारे में, तो प्लीज आप उनको किताबों से भी मिलान कर सकते हैं या अदर वेबसाइट से भी आप मिलान कर सकते हैं और उनकी सत्यता को भी आप जांच सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं और मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। मेरा एक प्रयास है केवल इस टॉपिक को इस तरीके से पहुंचाने का। तो आपका दिन शुभ हो। हैप्पी व्यूइंग, हैप्पी टीचिंग, गॉड ब्लेस यू और करते रहिए ज्योग्राफी का अध्ययन अपने जीवन में। थैंक यू।